सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह पाठ है कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है। उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत जो देव कवि है उनका पाठ है, और उसके अंतर्गत हमने प्रथम दो जो पद्यांश है उनका अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप उनसे वंचित है तो निश्चित रूप से उनको भी आप अवश्य देखिए। आपकी सुविधा के लिए मैं उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब जो तीसरा पद्यांश है उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यह है कि आपने कभी भी देखा होगा शरद पूर्णिमा की रात्रि। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में और अन्य जो रात्रि है उनकी क्या भिन्नताएं हैं? तो शरद पूर्णिमा में आपने देखा होगा इतना प्रकाश फैलता है, इतनी चांदनी रहती है कि कई बार तो रात में भी अगर कोई किताब भी पढ़ना चाहे बाहर बैठ करके तो बिना लाइट के, बिना उजाला किए वो किताब तक पढ़ सकता है। इतनी चमक उसमें पैदा रहती है क्योंकि वो अद्भुत होती है, उसकी चांदनी अद्भुत होती है। चंद्रमा की पूर्ण चांदनी अगर देखनी है तो शरद पूर्णिमा की रात को ही देखना को मिलेगी। तो यहाँ पर जो बात आती है कि इस पद्यांश में भी शरद पूर्णिमा की चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। कवित छंदे और कवित छंद के अंतर्गत इस कवित छंद में जो लिखा गया है इस कवित में, इसमें एक तो ध्यान रखना उपमा अलंकार में ये संपूर्ण पद्यांश है। और उपमा अलंकार जिसमें उपमेय व उपमान में समानता प्रकट हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ये हमने अलंकार वाले भाग में पढ़ा था। तो उपमा अलंकार का उदाहरण हमको ये पद्यांश मिल रहा है। तो अब इस पद्यांश में देखो एक एक बात इस पर समझना बहुत ही सरल है। अगर ध्यान से समझेंगे तो हमारे पद्यांश भले प्रकार से समझ में आ जाएगा। देखो ये फटिक का मतलब स्फटिक, पारदर्शी। अगर इसका तत्सम रूप ले हम तो तत्सम हो गया स्फटिक। तत्सम रूप क्या हो गया? स्फटिक। स्फटिक अर्थात पारदर्शी। शिलानी, शिला पर। सुधारियो, बना हुआ है। सुधारियो का मतलब बना हुआ है। सुधा मंदिर अर्थात अमृत का मंदिर। अब ऐसा लगता है जिससे शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा दृश्य दिखाई देता है जैसे कि कोई पारदर्शी शिला पर अमृत का मंदिर बना हुआ हो। सुधा मंदिर का मतलब अमृत का मंदिर बना हुआ हो। किस पर? पारदर्शी शिला पर। पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार हम देख सकते हो, ऐसी पारदर्शी शिला पर अमृत का मंदिर बना हुआ हो। और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में देखो उददी का मतलब समुद्र। उददी का अर्थ क्या हो गया? समुद्र। दधी, दही। अब उददी समुद्र, दधी, ये दधी क्या है? तद्भव। और तद्भव का इसका तत्सम क्या होगा? ये दधी है तत्सम, ध्यान रखना, दधी तत्सम है और दही इसका तद्भव हो गया। दही क्या हो गया? तद्भव। कोसो अधिक अधिकाई उमगे अमंग। उददी समुद्र जो है दही के समान हो गया ना उपमा। समुद्र की सफेदी की तुलना किससे की गई है? समुद्र की दही के समान। अधिकाई अत्यधिक, उमगे उमग रहा है, अमंद जिसको कम करना न किया जा सके। तो समुद्र भी जो है आज दही के समान अत्यधिक उमंग और उल्लास के साथ बह रहा है, बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समुद्र भी आज दही के समान, समुद्र की तुलना किससे की गई? दही से। समुद्र भी दही के समान आज अत्यधिक उमंग और उत्साह के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए दोनों पंक्तियों का एक साथ अर्थ कि ये जो है शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो इस प्रकार लगती है जैसे कि कोई स्फटिक शिला पर अमृत का मंदिर बना हुआ हो। धरती मतलब एक तरीके से लगती है पृथ्वी जैसे अमृत का मंदिर बना हुआ हो। सारी पृथ्वी पर बिल्कुल सफेदी छाई हुई है। बाहर ते भीतर लोग बीती न देखिए देव। देव कवि कहते हैं बाहर से, बाहर ते का मतलब बाहर से, भीतर तक, लव का मतलब तक, बाहर से लेकर भीतर तक, भीति दीवार,
बाहर से लेकर भीतर तक कोई दीवार न दिखिए देव। देव को भी कहते हैं कोई दीवार ही दिखाई नहीं देती, बाहर से लेकर भीतर तक कोई दीवार ही दिखाई नहीं देती, क्यों बाहर भी चांदनी अंदर भी चांदनी और पूरा श्वेत चांदनी का वातावरण हो रहा है, और ऐसे समय में यही पता नहीं चलता दीवार कहाँ पर है। तो बाहर से लेकर भीतर तक कहीं पर भी दीवार दिखाई नहीं देती है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस पर, और इस धरती के आंगन पर दूध का सा फेन का मतलब झाग, और इस धरती के आंगन पर दूध का सा झाग फैला हुआ नजर आता है। संपूर्ण धरती पर दूध का सा झाग फैला हुआ नजर आता है। अब आगे देखिए, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिलाती होती। तो देखो आकाश के अंदर तारे। अब ये जो तारे हैं, इन तारों की क्या विशेषता है कि ये झिलमिलाते हुए तारे, तारा पहले हम लेंगे अर्थ झिलमिलाते हुए तारे। ये जो है तरुणी सी, तरुणी मतलब सुंदर युवती सी उसमें खड़ी हुई प्रतीत हो रही है। तो तारे जो है झिलमिलाते हुए तारे एक तरुणी अर्थात युवती के समान झिलमिलाते हुए, सुंदर युवती के समान झिलमिलाते हुए खड़ी हुई हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, उसमें झिलमिलाते हुए तारे एक सुंदर युवती की भांति प्रतीत हो रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलो, ऐसा लग रहा है उनको जैसे तारों को, तारे हमेशा चमकते हैं लेकिन वो तारे की चमक भी क्या है, शरद पूर्णिमा की जब रात्रि होती है तो उन तारों की चमक और भी ज्यादा अत्यधिक चमक बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे शरद पूर्णिमा की रात में ये तारों को जैसे मोती की ज्योति को मिलो मल्लिका को मकरंद, कि मोती में भी जैसे चमक होती है। अब मोती में चमक होने के साथ साथ उसको मल्लिका का मकरंद पराग रस, मल्लिका पुष्प है और उस पुष्प का रस अगर मिल जाए मोती को तो उसकी चमक अनगिनत रूप से बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार इन तारों की जो चमक है, इन तारों की चमक भी इस शरद पूर्णिमा की रात में बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। तो मोती की ज्योति, जैसे मोती की चमक को कोई मल्लिका के रस प्राप्त हो गया हो, मकरंद प्राप्त हो गया हो, पराग प्राप्त हो गया हो, इसलिए मोती की चमक बढ़ गई हो, उसी प्रकार तारे की चमक भी बढ़ गई है। अब यहाँ देखिए, आरसी से अंबर में आबासी लगे उजियारी। अब देखो यहां पर इसको पूरा समझना है। आरसी का मतलब संपूर्ण संसार, आकाश को क्या मान लिया, आईना, और इस आईने में अंबर, अंबर का मतलब आकाश, आरसी से, आरसी कौन, आईना, आकाश को क्या माना, आईना, और अंबर आकाश में आबा उजियारे लगे। आज इस आईने के समान इस आकाश की जो प्रकाश चमक है आज अत्यधिक लग रही है। आबा का मतलब चमक, अत्यधिक उजियारी लग रही है। इस आईने के समान इस आकाश की शोभा जो है अत्यधिक उजियारी लग रही है। और उसमें स्थित चंद्रमा और उसमें स्थित प्यारी राधिका को प्रतिबिंब है सो लगत है चंद्र, और उसमें स्थित ये जो चंद्रमा है ये राधिका के प्रतिबिंब की भांति नजर आ रहा है, अर्थात बहुत सुंदर नजर आ रहा है। और उसमें स्थित, तो तारे इस चंद्रमा की तुलना किसी की गई, राधिका के प्रतिबिंब से। तो और उसमें स्थित ये चंद्रमा अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। तो देखो संपूर्ण संसार को क्या मान, आकाश को क्या मान लिया, आईना, और उस आईने में स्थित जो चंद्रमा है उसको किसकी उपमा दे दी गई, राधिका के प्रतिबिंब की। तो संपूर्ण आईने के समान इस आकाश की शोभा आज अत्यधिक उजारी लग रही है, और उसमें स्थित ये चंद्रमा जो है वो राधिका के प्रतिबिंब की भांति नजर आ रहा है। तो क्या शोभा का, जैसे पूछा जाए परीक्षा में कि शरद पूर्णिमा की रात की जो पूर्णिमा की रात्रि की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कवि ने शरद पूर्णिमा की रात का वर्णन करते हुए कहा है कि शरद पूर्णिमा में चारों तरफ चांदनी ही चांदनी व्याप्त हो जाती है, और संपूर्ण धरती जो इस प्रकार लगती है जैसे कि कोई पारदर्शी शिला पर कोई अमृत का मंदिर बन गया हो, और समुद्र भी जो है दही के समान अत्यधिक उमंग और उल्लास के साथ बहता हुआ नजर आता है। स्थिति ये हो जाती है कि बाहर से लेकर भीतर तक कहीं पर भी दीवार दिखाई नहीं देती है, और इसमें चारों तरफ धरती पर
दूध का सा झाग फैला हुआ नजर आता है और उसमें स्थित झिलमिलाते हुए तारे किसी युवती की समान शोभायमान लगते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई मोती की चमक को, मोती की ज्योति को मल्लिका का पराग मिल गया हो और संपूर्ण आकाश आईने के समान अत्यधिक शोभायमान नजर आता है। और उस आकाश में जो प्रतिबिंब है राधिका का, वो कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा राधिका के प्रतिबिंब की बात नजर आता है। तो श्वेत वातावरण और हर चीज की श्वेत से तुलना की गई है, दूध दही ये सब। अब इसमें देखो, अब विशेष की बात की जाए, प्रसंग और विशेष की बात की जाए तो प्रसंग और व्याख्या तो हम समझ ली। अब प्रसंग और विशेष में क्या लिखेंगे? जैसे प्रसंग लिखा हमने, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत देव कवि द्वारा रचित कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने शरद पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन किया है, रात की शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, ये इसका प्रसंग हो गया। अब व्याख्या भी बताई दी थी, उस प्रकार लिखी देंगे हम। रही बात विशेष की, तो विशेष में हमने क्या क्या बात देखी व्याकरण की दृष्टि से। एक तो हमने देखा सर्वप्रथम इसकी भाषा तो लिखी देते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग, एक तो विशेष ही लिखी देंगे। एक विशेष हमने देखा तत्सम तद्भव शब्दावली भी खूब दिखी थी इसमें। तो तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ये भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा उपमा अलंकार भी आया था इसमें, उपमा अलंकार का प्रयोग। इसके अलावा ये कौन से छंद में है? कवित छंद में, कवित छंद, तो कवित छंद भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर प्राकृतिक जो शरद पूर्णिमा की रात की शोभा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ये भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये विशेष भी हमको, विशेष बहुत जरूरी है, विशेष भी हमको लिखना बहुत जरूरी है। और कई बार जैसे काव्य सौंदर्य की बात आ जाए कि काव्य सौंदर्य लिखिए, तो काव्य सौंदर्य हमको ये विशेष के बिंदु याद है ना, तो काव्य सौंदर्य हम सहजता से लिख देंगे। एक बार इसका भी मैं भाग बनाऊंगा कि काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिखा जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये पाठ 3 जो देव का है ये पूर्ण हो चुका है। अगला पाठ हम प्रारंभ करें उसके पूर्व यदि आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सूचना समय पर प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।